सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंदाकिनी जी, आपको भी हमारा नमस्कार। और सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। ममता जी, आपको भी मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। हाँ, अच्छा, कैसी हैं आप, बताइए तो। अच्छी हूँ, आप कैसी हैं बताइए। मैं थोड़ा आपसे कम अच्छी हूँ, लेकिन हाँ, आपका साथ होने से थोड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ। अच्छा, क्या बात है। फिर तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए ऊपर वाले का कि हमारा साथ आपको इतना अच्छा लग रहा है। तो भाई, ये साथ जो है सिर्फ आपको ही नहीं अच्छा लगता, हमें भी अच्छा लगता है। और साथ मन पसंद मिल जाए तो मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं ना। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अच्छे साथ से अच्छे दोस्त मिलने से हमारी जिंदगी में संतुलन और स्थिरता भी आ जाती है। अगर इस साथ में सच्चाई है, विश्वास है, परिपक्वता है तो ये साथ लंबा चलता है। अब जैसे कार्यक्रम सखी सहेली भी, इसका साथ हमें कितना अच्छा लगता है ना। बिल्कुल अच्छा लगता है। और सखी सहेली के इस मंच का जो साथ है ना, हमारे सभी सखियों का, सखाओं का साथ, ये लाजवाब है ममता जी। बिल्कुल। तो फिर इस साथ को साथ लिए चलते हैं और बता देते हैं कि आज किन किन मुद्दों पर साथ साथ बात करनी है। मतलब हमारे श्रोता साथ साथ हमारे जुड़े रहेंगे, साथ साथ हैं। तो हम बता देते हैं कि आज लता मंगेशकर जी की याद का दिन है। तो उनके बारे में हमारे श्रोता कुछ अपनी बात कहेंगे, कुछ हम अपनी बात कहेंगे। आज उनकी याद का दिन है, तो लता मंगेशकर एक युग, हमने ये विषय रखा है। और आप भूलती बहुत है। अरे, मैं नहीं भूलती हूँ। अभी मुझे पता चल गया है कि आप कुछ भूल गई हैं, तो वो तो अभी राज खुलेगा ना श्रोताओं के सामने। हाँ। अच्छा, मतलब आप मेरे भूलने के किस्से श्रोताओं तक पहुँचाएंगे वाली हूँ। तब तो हम मुझे पता होता तो मैं यहाँ से स्टूडियो से कहीं बाहर चली जाती। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया। खैर चलिए, तो आप मेरी भुलक्कड़ी के किस्से बताएंगी तो क्या हम नहीं बताऊंगी। एक किस्सा बताऊंगी, बस वो हाथों हाथ हो जाएगा। कहते हैं ना, हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो हमारे श्रोता भी तो अनगिनत किस्से भरे हुए हैं। तो हमारे श्रोता भी अपने किस्से बताएंगे भुलक्कड़ी के कि वो कब कहाँ क्या चीज भूल गए, और सामने वाला व्यक्ति उनके घर में, या कब उनको ऐसा भुलक्कड़ी का सामना करना पड़ा जो श्रोताओं आज मैं कर रही हूँ। और फिर भुलक्कड़ी से क्या कुछ गुम गया, क्या कुछ खो गया और कैसे आपने उसे पाया, ये भी बताइएगा। तो मुझे कुछ कहना है कि अंतर्गत किस्से भुलक्कड़ी के। और घूमने कहाँ ले चलेंगे? आज तो भाई हम रेगिस्तान की सैर करेंगे, मतलब अपने प्रदेश। बिल्कुल। चलिए चलते हैं। और भला कौन नहीं जाना चाहेगा, हम भी जाना चाहेंगे, हमारे श्रोता भी। और श्रोताओं का क्या अनुभव है थार रेगिस्तान का, वो भी बताएं। थार के बारे में बताएं, अगर वो थार रेगिस्तान जाकर आए हैं। मेरा आप तो जाके आई हैं, आप अपना अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। लेकिन अब मेरा सिर दर्द हो रहा है। अरे क्यों? आप कहेंगे कि शुरुआत, कार्यक्रम की शुरुआत और सिर दर्द, तो फिर क्या करें? होना चाहिए, लेकिन मैं समझ गई हूँ, बच्चों की परीक्षा का जो है समय चल रहा है, और ऐसे में बच्चों से ज्यादा माता पिता का सिर दर्द होने लग गया है। सचमुच। तो यही तो करना है कि परीक्षा कई बार हमारा सिर दर्द बन जाता है। तो होना क्या चाहिए आपको, मतलब हमारे श्रोताओं को अपने अनुभव साझा करने हैं कि जब परीक्षा आती है बच्चों की, तो सिर दर्द किसका होता है, आप सभी का, बच्चों का, या किसी का नहीं। दरअसल परीक्षा तो एक आकलन, मूल्यांकन का तरीका है, प्रक्रिया है, लेकिन हम उसे भूलकर उसको सिरदर्द बना लेते हैं। बिल्कुल। तो इसी पर आप अपने विचार हमें लिखिएगा कि परीक्षा जो है आपके लिए एक आकलन की प्रक्रिया है या सिरदर्द बन जाता है। और आप साथ की बात कर रही थी ना, तो चलिए साथ साथ सुनते हैं ये गीत। बिल्कुल। फिल्म है गूंज उठी शहनाई। तेरे सुर
तो ममता जी, जब साथ की बात चली है तो याद करिए वो मधुर आवाज जिसको हम रेडियो पर बचपन से सुनते आ रहे हैं, और वो आवाज हर पल हमारे साथ है और हमारे कानों में मधुरता अभी भी रस घोल रही थी और हमारी सुबह की शुरुआत उसी आवाज से होती है। और चाहे वो रेडियो की सुबह की शुरुआत हो या घर की सुबह की शुरुआत, और हमें लगता है कि जैसे सुबह उठकर हम नहा धोकर अगरबत्ती जलाते हैं, है ना, तो बिल्कुल तो वो आवाज गूंजती है। तो ऐसे लगता है कि उस आवाज से हमें प्यार है और उस आवाज को हम पवित्रता के रूप में लेते हैं। वो आवाज है लता मंगेशकर की, और मैं आपका इशारा समझ गई थी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की बात हम आज कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। उन्हें हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज का ही वो दिन था, मनहूस दिन, जब उन्होंने हमसे इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया था। बिल्कुल सही कहा। और भारत रत्न लता मंगेशकर एक अनमोल गायिका। पिछले 6 दशकों से अगर बात करें तो भारतीय फिल्मों को अपनी आवाज से समृद्ध करने वाली लता मंगेशकर के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक रही। सच कह रही हैं, उनकी आवाज की दीवानी पूरी दुनिया है। उनकी आवाज को लेकर वैज्ञानिकों ने ये कह दिया था कि इतनी सुरीली आवाज न कभी थी और न कभी होगी। बिल्कुल। और लता जी ने अपने संगीत सफर की शुरुआत देखिए मराठी फिल्मों से की थी, और सुरों की कोकिला कही जाने वाली जो गायिका थी लता मंगेशकर, इनका रुतबा बतौर सिंगर फिल्मी दुनिया में बहुत ऊंचा रहा। और अपने गायन की दुनिया में उन्होंने करियर में बहुत सारी अलग अलग भाषाओं में उन्होंने गाने गाए। तकरीबन 50,000 से ज्यादा गाने उन्होंने गाए हैं। और कमाल की बात यह है कि फिल्मों के ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से लेकर रंगीन स्क्रीन तक लता जी टॉप पर रही। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और लता जी भारतीय संगीत उद्योग में सबसे महान मानी जाती रही हैं, क्योंकि उन्होंने 36 से ज्यादा भारतीय भाषाओं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी गाने गाए और बखूबी गाए। बिल्कुल। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि हर दिल की ख्वाहिश होती थी कि आवाज लता जी जैसी ही हो हर किसी की। लता जी की जो बात सबसे खास बनाती है वो है सुर और आवाज में उतार चढ़ाव, या पिच भी उनकी लाजवाब थी। और ये कहा जाता है कि वो हमेशा 5वें काले से गाती थी। बिल्कुल और 5वें काले से गाना, हारमोनियम के 5वें काले से गाना थोड़ा मुश्किल होता है। अक्सर आवाज वहां तक पहुंच नहीं पाती, तार सप्तक तक। लेकिन लता जी की आवाज बाकायदा तार सप्तक के प तक पहुंचती थी। और ममता जी, मुझे याद आ रहा है कि आपने तो लता जी से इंटरव्यू भी किया है ना? जी बिल्कुल। अरे वो पल कैसा रहा आपके जीवन में? वो अविस्मरणीय पल रहा। मंदाकिनी जी, वो तो ऐसे रोमांच होने लगता है। बस ऐसे लगता है कि अभी हम उनका नाम ले रहे हैं, तो वो आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। और वो खनकती हुई आवाज, वो बचकानी सी आवाज, और उनकी हंसी जो बच्चों जैसी लगती थी, खिलखिलाती हुई। और इतनी सहजता, इतनी विनम्रता से बात उन्होंने की थी। तो हम अपना सौभाग्य मानते हैं विविध भारती में हमें मौका मिला लता जी से बात करने का। बहुत लाजवाब था जो आपने उनसे बातचीत की, और उन्होंने जिस अंदाज में जवाब दिया वो इंटरव्यू सुनते ही बनता है। और एक बार नहीं मंदाकिनी जी, हमें उनसे बातचीत करने का कई बार मौका मिला। तो ये सचमुच हमें लगता है कि हमने कोई तो अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से लता जी से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, जब बात लता जी की चल रही है तो कहते हैं कि उनके परिवार में तो संगीत की धारा बहती रही। उनके पिताजी से शुरू हुई थी वो धारा, और लता जी को जो है प्रशंसक माँ सरस्वती का अवतार मानते रहे हैं। और जो संगीत है वो लता जी की सांसों में बसता था। वो साकार से निराकार होने तक संगीत की सेवा करती रही। और जब तक संगीत हमारी रगों में बहता रहेगा तब तक वो आवाज हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। 28 सितंबर 1929 में जब अंग्रेजों का शासनकाल माना जाता है, तब जन्मी लता जी भारत के दोनों पहलुओं की गवाह बनी। सूफी, कव्वाली, गजल, ठुमरी, चैती, टप्पा, न जाने गानों के कितने प्रकार उन्होंने अपने सुरों में उतारे और गाए, और तरानों को सुमधुर तरीके से प्रस्तुत किया। और उनकी फिल्मी गीतों की तो बात ही अलग है। वो गीत आज अमर हो गए हैं, और हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। आज भी मन नहीं भरता उन गीतों को सुनकर। लता जी की जो सुर संगीत का साक्षात विग्रह मानी जाती रहती हैं, और इसलिए कि वो कभी थी नहीं हो सकता। मतलब
हम उस युग में पैदा हुए जिसमें लता जी के स्वर गूंजे, और इससे बड़ी जीवन की सार्थकता हमारी क्या हो सकती है जिसमें लता जी को सुना है, और जिसने लता जी को नहीं सुना समझो वो जन्मा ही नहीं। सच कह रही हैं कि प्रश्न उठता है कि मेरे जहन में कि विधाता क्या कभी कोई दूसरी लता का सृजन कर सकेगा? क्या सुर की ऐसी विशुद्ध दीर्घ साधना कोई कर सकेगा? बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसे प्रश्न हमारे जहन में उठते हैं कि युगों में कोई एक लता होती है और उनका इतना विराट व्यक्तित्व हमारे हिस्से में जितना भी आया वो अक्षय कोश है हमारे जीवन। बिल्कुल सही कह रही हैं। और अब हम बात कर रहे थे साथ की, तो एक साथ ये तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ। मोहम्मद रफी के साथ लता मंगेशकर की आवाज है। हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ। हम अकेले हैं, शहनाइयाँ चुप हैं, तो कंगना बोलता है। तू जो चलती है छोटे से आंगन में, चमन सा डोलता है। आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है, तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार। हाँ, तो ममता जी हमारे श्रोताओं ने भी अपने विचार रख दिए हैं लता जी के बारे में। एक श्रोता लिखते हैं कि भारत में पार्श्व गायन के मामले में लता मंगेशकर स्वर्ण मानक है और भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में उनका गहन और संपूर्ण ज्ञान, धुनों की मूड को पकड़ने की उनकी अंतर्निहित क्षमता ने उन्हें एक अमूल्य संपत्ति बना दिया है। बिल्कुल, देखिए ना लता जी के बारे में कितनी सारी बातें, कितने सारे जज्बात साझा किए हैं हमारे श्रोताओं ने। एक श्रोता ने लिखा है कि उन्होंने हिंदी, मराठी और बंगाली में गाने गाए, 36 से ज्यादा भाषाओं में गीत वे गा चुकी हैं। अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन, नौशाद, हुस्न लाल भगत राम, सभी संगीतकार के नाम लिखे हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राहुल देव बर्मन, सभी नामी संगीतकार के संगीत निर्देशन में उन्होंने अपना गीत गाया है। जी, ये श्रोता लिखते हैं कि लता जी ने अपनी शालीन, नाजुक, गहरी और रूहानी आवाज से लगभग 8 दशकों तक हमारी खुशियों, शरारतों, उदासियों, दुख, हताशा और अकेलेपन को अभिव्यक्ति दी है। उनके गाए गीत अमर हैं। भौतिक रूप से वो
आज नहीं है, लेकिन गीतों के रूप में वो सदैव सुबह से लेकर रात तक हमारे साथ रहेंगी। और एक श्रोता लिखते हैं कि लगभग 7 दशक से भारतीय फिल्में लता जी के गीतों से लकदक होती रहीं। मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित तक जैसी तमाम हीरोइनों को उन्होंने अपनी मधुर आवाज दी है। और देखिए ना, एक श्रोता ने ये लिखा है कि भारत की कोकिला लता मंगेशकर भारतीय संगीत की एक चिरस्थायी प्रतीक बनी हुई है। 6 फरवरी को उनकी 3री पुण्यतिथि पर दुनिया भर में लाखों प्रशंसक, संगीत प्रेमी और प्रशंसक इस महान गायिका के असाधारण जीवन और विरासत को याद कर रहे हैं। अपनी मधुर आवाज के साथ पीढ़ियों तक भाषा की बाधाओं को पार करते हुए लता जी का संगीत हर जगह अद्वितीय है। और भी हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि जब जब हम निराश हुए तब उनकी आवाज ने हमें सुकून दिया। जब सीमा पर सैनिक शत्रुतापूर्ण गोलियों का सामना कर रहे थे तब लता जी की आवाज ने हमारे सीने को गर्व से भर दिया। जब हम प्यार में थे तब उनकी आवाज ने हमारे दिल को रोमांच से भर दिया। जब हम ईश्वर के सामने थे तो उनकी आवाज ने हमारी आत्मा को आध्यात्मिकता से भर दिया। सचमुच ये वो आवाज है, लता जी की आवाज हम सबको थामती है, हम सबको सहारा देती है, हम सबको खुशी देती है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत आपने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं लता जी के प्रति। और जितना कहा जाए ममता जी उतना ही कम है। हम तो क्या है उनके सामने जो हम कुछ उनके बारे में कह पाए। और जितने ही गीत बजाए जाएं उतने ही कम है। एक गीत और उन्हीं की आवाज में, फिल्म है दुल्हन एक रात की, लता मंगेशकर की आवाज। मैं
हमारे श्रोताओं ने और भी लिखा है ममता जी, और लगातार लता जी के बारे में अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि लता मंगेशकर एक युग का नाम है। तकरीबन 70 साल तक उन्होंने हिंदी सिने जगत को अपनी मीठी आवाज से बांधे रखा। किस्सा यूं है कि डिस्क पर नाम लता मंगेशकर का नहीं, आशा का था। आशा यानी कि छोटी बहन नहीं, इस फिल्म में कामिनी कौशल की कैरेक्टर का नाम। म्यूजिक कंपनी ने आशा जी का नाम छापा तो वो दौर ही कुछ ऐसा था कि एक्ट्रेस एक्टर का नाम तो जाना जाता था, लेकिन सिंगर्स को क्रेडिट नहीं मिलता था। फिर हुआ यूं कि गाना खूब बजा, लोगों को पसंद भी आया और सिंगर के तौर पर कामिनी कौशल को लोगों का प्यार मिलने भी लगा था। लेकिन बाद में पता चल ही गया था कि वो लता जी की आवाज है। बिल्कुल। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, हमारी एक सखी हैं, स्त्रियों की आकांक्षा का स्वप्न रचने वाली लता मंगेशकर की उपस्थिति से उस स्त्री विमर्श को भी स्वर मिलता है जिसकी प्रेरणा से आम घरों की लड़कियां खुद को साबित करने के लिए किसी भी क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ रच सकती हैं। पुरुष प्रधान सिनेमा की दुनिया में एक औरत किस हौसले से रह सकती है और उतनी ही शिद्दत से अपनी शर्तों पर जीकर सफलता के सारे कीर्तिमान बना सकती है, उसका नायाब उदाहरण है लता मंगेशकर। और एक श्रोता ने लिखा है कि गान कोकिला लता जी के बारे में कहना यानी सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है। वो भारत की आन बान शान है। उनकी स्मृति को श्रद्धा सुमन। जी बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि आज विविध भारती पर उनको याद किया जा रहा है उनके गाय गीतों के द्वारा। रहे न रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा, ये गीत हमें बेहद पसंद है। लता जी आज भले ही हमारी बीच नहीं, लेकिन उनकी आवाज के बिना विविध भारती हो या दूसरा कोई मनोरंजन चैनल, दिन निकलता ही नहीं है, दिन नहीं निकलता। उनकी आवाज के संग ये ज्योति कलश छलकता है और दिन ढलता है। उनका गाया गीत फिल्म तुम्हारे लिए से उनको समर्पित करते हुए हम कहते हैं कि तुम्हें सुनते हैं तो लगता है कि जैसे युगों युगों से तुम्हें सुन रहे हैं। मतलब वो गीत है ना, तुम्हें देखती हूँ तो लगता है जैसे, है ना। तो लता जी तुम हो गीत संगीत सागर, हम प्यासी नदी हैं, तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम्हें सुनते सुनते जाएगी जिंदगानी सारी, तुम दे गए हो इतने मधुर मनभावन गीतों से महकती फुलवारी। क्या बात है, लिखा है सच में। और वही एक श्रोता लिख रहे हैं कि लता मंगेशकर साक्षात सुरों की देवी सरस्वती थी जो दिवंगत हुई, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री उनके बिना अधूरी है। और वो पूरे देश में प्रख्यात हुई एक सरस्वती नदी थी जो लुप्त हो गई, जिनके किनारे देश की महान सभ्यता विकसित हुई थी, जिनके शीतल जल को पीकर अनेक संत मुनियों ने वेदों की रचना की है। और अब कहीं घूमने चलना है इसके बाद? हाँ, चलना क्यों नहीं है भाई, हमें तो चलना था। आपने कहा था कि आपको मैं रेगिस्तान लेके चलूंगी और तो थार रेगिस्तान लेके चलेंगे। हम जाहिर सी बात है कि आप तो जरूर गई होंगी और वहाँ गई हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा इंटीरियर में नहीं गई थी। जैसलमेर गई हूँ मैं और वहां जाकर मैंने काफी अच्छा नजारा देखा। लेकिन वो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आप कभी रेगिस्तान गई हैं क्या? हम भी गए हैं, एक बार गए हैं और जैसलमेर से गए हैं, जैसलमेर से ऊंट की सवारी करते हुए था रेगिस्तान तक। और वो दृश्य इतना खूबसूरत था कि सूरज अस्ताचल को जा रहा था और उसकी जो नारंगी रंग की रश्मियां रेत पर पड़ती हैं, तो वो जैसे रेत रंगीन हो गया था। ऐसे लग रहा था कि ढेर सारा रंग किसी ने छिड़क दिया हो। और हम जब रेत को बटोरने के लिए हाथ में मुट्ठी में लिया तो सारे रंग गायब। तो वो ऐसे लग रहा था कि ये धूप छाई नजारा, वो प्राकृतिक रंग था। और वहां पर बैठे, ठंड का मौसम था लेकिन ठंड कहाँ महसूस हो रही थी वहां पर। तो वो जो खूबसूरत नजारा था उसको हम अपनी आंखों में कैद कर रहे थे और बहुत देर तक बैठे रहे रेत पर, खूब सारी गुफ्तगू की, आपस में अटखेलियां करते रहे, उस पे नाम लिखा, नाम लिखते रहे होंगे, है ना। आप पहले मिली होती तो आपका नाम भी वहां लिख देते। अरे चलिए, आपने रेत पर नाम लिखने का, रेगिस्तान में अपना नाम, दिल के समंदर में अपना नाम लिख लीजिए। बिल्कुल, बड़ा ही खूबसूरत नजारा होता है। और लेकिन कभी गर्मियों में जाके देखिए वहां, जब आपको पता चलेगा कि भारी गर्मी होती है और बहुत अच्छा लगता है। तब तेज गर्म हवाएं, बालू रेत के टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान होता है जहाँ पर खूब सारी तरंगे बनी होती है। लगता है जैसे रेत पर किसी ने कलाकृति मान दी हो। थार जो मरुस्थल है वो बहुत अद्भुत है ममता जी। और गर्मियों में जाने का और भी मजा है, जैसे कि गर्मियों में वहां की जो रेत है ना वो उबलने लगती है। और हाँ, सर्दियों में तापमान 0 से नीचे चला जाता है, लेकिन तेज गर्म हवा के जो थपेड़े खाते हैं ना, जिसे हम लू कहते हैं, वो खा के तो
और सुना है कि वहाँ रेत की आंधी भी चलती है, तो उसके बारे में हमारे जो श्रोता हैं जानते हैं वो भी लिखेंगे। वैसे अपने श्रोताओं को बता दें कि भारत का थार रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं। ये दुनिया का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा ये कटिबंधीय रेगिस्तान भी माना जाता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग के दरअसल बहुत किनारे पर है। 7,700 वर्ग मील के क्षेत्र, वर्ग किलोमीटर, जैसे कि अपन 77,000 वर्ग मील का क्षेत्र मान सकते हैं। उसको ये कवर करता है, इतना फैला हुआ है, बड़ा हुआ है। बिल्कुल। और रेगिस्तान का जो 60% से अधिक जो हिस्सा है ममता जी, वो राजस्थान में है और कुछ गुजरात में है, पंजाब में है और हरियाणा में भी फैला हुआ है। तो थार मरुस्थल की जब हम बात कर रहे हैं तो लहरदार रेतीले पहाड़ों का जो विस्तार होता है दूर तक, वो जो विशाल भारतीय मरुस्थल उसको हम कहते हैं। क्या बात है। अथाह जैसे समंदर फैला होता है, वैसे ही रेत का ये समंदर होता है। और कहते भी है ना रेत का समंदर। तो ये सारे नज़ारे हमारे श्रोता अपने आंखों से देख रहे होंगे और हमें भी टिप्पणी में लिख भेजेंगे अपने अनुभव। खानाबदोश जातियां इस रेगिस्तान को अच्छी तरह से जानती और समझती हैं, लेकिन अगर हम और आप इस थार रेगिस्तान में जाना चाहते हैं तो मौसम, समय और साथ को जरूर जांच लें। थार मरुस्थल में ज्यादा गर्मी होने के कारण वहाँ आबादी कम है और यहाँ मीलों की दूरी पर गांव है। बिल्कुल। और पूरे विश्व में पाए जाने वाले जो बड़े मरुस्थल की सूची में हम बात कर रहे हैं, तो जो थार है राजस्थान का, वो 9वें स्थान पर है भारत का। और इसे सबसे बड़ा और गर्व मरुस्थल माना जाता है, क्योंकि यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ रहने वाले लोग जो है अधिकतर पशुपालन का काम करते हैं। और यहाँ आपने जैसा कि कहा, ऊंट पे आपने सवारी भी की है, तो बहुत ज्यादा ऊंट बहुतायत मात्रा में देखने को मिलते हैं, क्योंकि रेगिस्तान का जहाज ऊंट को ही कहा जाता है ना। बिल्कुल। और ऊंट की सवारी का भी एक अलग आनंद होता है और एक अलग अनुभव होता है, खास तौर से जब ऊंट बैठा हो और हम उस पर बैठ जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब वो खड़ा होने लगता है तो फिर तो जान निकल जाती है। खैर, हम सभी श्रोताओं के अपने अपने अनुभव अलग अलग होंगे। और वहाँ एक खास बात और मुझे लगी अच्छी, कि वहाँ पर एक खास तरह का वाद्य लेकर लोग बजाते रहते हैं। वो बड़ा टाइप होता है, तारा जैसा बजता है। बिल्कुल। और बड़ा अच्छा लगता है। तो हमने तो वो भी सुना और उसे रिकॉर्ड भी किया। वैज्ञानिकों का मानना है कि थार रेगिस्तान हर साल उत्तर पूर्व की ओर फैलता जा रहा है। यही थार रेगिस्तान अब हरियाणा तक फैलने लगा है। राजस्थान में चलने वाली हवाएं थार मरुस्थल की रेत को सैकड़ों किलोमीटर तक दूरी में फैला देती हैं और थार मरुस्थल इतना गर्म होता है कि नंगे पैर चला जाए तो पैर जल भी सकते हैं। बिल्कुल सही कहा कि अगर हम नंगे पैर चलेंगे तो पैर जल सकते हैं। इसलिए जब भी जाएं तो हमने पहले भी कहा कि आप समय देख लें और साथ देख लें कि जिनको ले जा रहे हैं वो आपके साथ कैसा है और मौसम कैसा है। क्या आप उस गर्म मौसम को या उस गर्म रेतीले जगह को सहन कर पाएंगे कि नहीं। तो नंगे पैर बिल्कुल भी न जाएं, पूरे तामझाम के साथ जाएं और थार रेगिस्तान का आनंद उठाएं। और अब इस कार्यक्रम में थोड़ा सा विराम लेते हैं। अरे हाँ। भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली और मंदाकिनी जी अब थोड़ी देर और सैर करते हैं राजस्थान के इस गीत के माध्यम से। बिल्कुल। पीतल की मेरी बाग रे, दिलड़ी से मोल मंगाई रे। पीतल की मेरी बाग रे, दिलड़ी से मोल मंगाई रे। पाँव में घुंघरू बांध के अब पनिया भरन हम जाई रे। पाँव में घुंघरू बांध के अब पनिया भरन हम जाई रे। पीतल की मेरी गाग रे। पायलिया बोले ठुमक ठुमक बदली है चाल। हाय हाय बदली है चाल जवानी की, बदली है चाल जवानी की। चुनरी सर के इधर उधर बेशर्मी देख, होए होए बेशर्मी देख दीवानी की, बेशर्मी देख दीवानी की। बदनामी होगी गाँव में, चुनरी कहीं जो तूने गवाई रे। बदनामी होगी गाँव में, चुनरी कहीं जो तूने गवाई रे। पीतल की मेरी गाग रे। सन 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 जिया करे जब गगरी डूबे पानी में, जब गगरी डूबे पानी में। अपना मुखड़ा नया लगे हम जब जब, हम जब जब, हम जब जब देखे पानी में, हम जब जब देखे पानी में। गालों पे लाली आ गई, हर किसने ये आग लगाई रे। गालों पे लाली आ गई, हर किसने ये आग लगाई रे। पीतल की मेरी गाग रे, दिलड़ी से मोल मंगाई रे। पाँव में घुंघरू बांध के अब बनिया भरन हम जाई रे। पीतल की मेरी गाग रे, पीतल की मेरी गाग रे, पीतल की मेरी गाग रे। ये गीत हमारी सखियां और सखा सुन रहे थे। मंदाकिनी जी अब मैं जरा आपकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। अरे क्या वो इतना अटक क्यों रही है? परीक्षा क्यों 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 क्यों? मैं अब थोड़ी स्टूडेंट थोड़ी हूँ ममता जी, मैंने बहुत सारी परीक्षाएं दी हुई देखी। मैं अभी आपके साथ कार्यक्रम दे रही हूँ बस। देखिए, जो छात्र जीवन होता है कभी खत्म नहीं होता है और सीखने की, परीक्षा देने की उम्र कभी खत्म नहीं होती है। हमें तो जिंदगी में हर पल हर दिन परीक्षा देना पड़ता है। आप तो परीक्षा के नाम से इतना ज्यादा घबरा गई। इतनी घबराहट तो आज के बच्चों में भी नहीं दिखाई देती है। ममता जी सही कहा। अब इस परीक्षा का आकलन करने बैठेंगे ना तो मेरा तो सिर दर्द होना शुरू हो जाए। यहाँ मैं आपसे थोड़ा तो सहमत हूँ कि अगर आज इस दौर की बात की जाए तो बच्चों की पढ़ाई हो या परीक्षाएं, बच्चे भले ही टेंशन में ना आए पर माता पिता तनाव में आ ही जाते हैं। हाँ। और ये पढ़ाई का जो बोझ है परीक्षाओं के दिन कई बार सिरदर्द बन जाता है, जबकि ये आकलन का विषय है। बिल्कुल सही कहा ममता जी आपने कि परीक्षा में आकलन, मूल्यांकन पढ़ाई की इस प्रक्रिया की अहम हिस्से होते हैं और इस आकलन से बच्चों के सीखने के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस जानकारी का इस्तेमाल अगर किसी बच्चे या किसी छात्र की प्रगति के लिए या उपलब्धि की निगरानी के लिए अगर किया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। और ये सच भी है कि इसलिए परीक्षाएं
ली जाती हैं। सही बात कह रही हैं। और आकलन से हमें ये पता चलता है कि छात्र ने, स्टूडेंट ने कितना सीखा है, कितना उसे समझ में आया है और कितना सीखना बाकी है। हाँ। और बच्चा कहाँ कमजोर पड़ता है, क्या कौन से सब्जेक्ट उसे कठिन लगते हैं और उसे किस तरह की गाइडेंस की जरूरत है। यही है परीक्षा का मंतव्य। हाँ, कि जो परीक्षाएं हैं, आकलन या मूल्यांकन की एक जो है वो प्रक्रिया है, और लेकिन बच्चा है उसके माता पिता इसे सिरदर्द बना लेते हैं और ऐसे में परीक्षाएं बोझ लगने लग जाती हैं और बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है, उसे पढ़ना भी बहुत बुरा लगने लगता है। सच कह रही हैं। और उसे कई बार अरुचि भी हो जाती है। माता पिता भी तनाव में आ जाते हैं, बच्चे की पढ़ाई को सिरदर्द समझ लेते हैं। बच्चा कम नंबर ले आए तो फिर तो पूछिए मत, हंगामा हो जाता है घर में। और ममता जी, अभी बच्चों की परीक्षाओं का समय भी तो चल रहा है ना, और बच्चों को पॉजिटिव एनर्जी के साथ खुद को भी सकारात्मक हमें रखना होगा, क्योंकि परीक्षा से डर लगने का कारण भी यही है कि हम नकारात्मक हो जाते हैं और बुरे रिजल्ट के डर से क्या होता है, हम पर अच्छे नंबर का दबाव पड़ता है कि लोगों को क्या जवाब देंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, पड़ोसी पूछेंगे कि आपके बच्चे के कितने नंबर आए, तो हम क्या जवाब देंगे, और अगर नंबर कम आ गए तो लोग क्या कहेंगे, भविष्य का क्या होगा। इतने सारे बेतुके सवाल हमारे अंदर उमड़ने घुमड़ने लग जाते हैं। दरअसल मंदाकिनी जी, परीक्षा का मौसम तो एक बार फिर हमारे सामने आ गया है। इस समय बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और इसके साथ तनाव और चिंता की लहर भी। हालांकि थोड़ी सी घबराहट बच्चे और माता पिता को होना स्वाभाविक भी है, लेकिन परीक्षा से होने वाले तनाव पर नियंत्रण करना जरूरी है। कई बार इतनी ज्यादा चिंता माता पिता करते हैं कि उसका कुप्रभाव बच्चे पर पड़ता है। वो इतना आक्रामक तरीके से उन पर बर्ताव करते हैं कि जब वो परीक्षा हॉल में बच्चे पहुंचते हैं तो उन्हें जो कुछ आता रहता है वो भी भूल जाते हैं, डर के मारे कि अरे हमारे मार्क्स कम ना हो जाए, अरे हमारे माता पिता को हम क्या जवाब देंगे। हाँ। तो ऐसी बुरी स्थिति नहीं आने देना चाहिए। सही कहा। तो तनाव पर काबू पाना बहुत जरूरी है और सकारात्मकता के साथ बच्चे और माता पिताओं को परीक्षाओं का जो भूत है वो मन से निकाल देना चाहिए। और कार्यक्रम के अंतिम सोपान तक आते आते हमें भी ऐसा लगता है कि हम कुछ न कुछ ऐसी परीक्षा के दौर से गुजरने वाले हैं। जैसा कि अभी आपको एहसास हो रहा था कि हम कौन सा प्रश्न पूछेंगे। दरअसल यही तो परीक्षा थी कि आप परीक्षा के नाम से घबरा गई। बिल्कुल मैं घबरा गई, जबकि कोई परीक्षा ही नहीं थी। हाँ, लेकिन मुझे लगा कि पता नहीं आज आप कौन सा ऐसा पेपर लेने वाली हो मेरा जिसका मैं जवाब दे पाऊंगी कि नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि परीक्षाओं का जो भूत है ना वो हम पर रहता ही है। परीक्षा जो शब्द है ना ममता जी, अपने आप में ही डरावना सा शब्द है और इतना डर हम पैदा कर देते हैं बच्चों पर कि बच्चे फिर कई बार हम सोचते रह जाते हैं कि अरे ये मुझे तो आता था ये सवाल और ये गलत कर दिया। और देखिए बहुत अगर हम गहराई में होते हैं तो कई बार बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। जो बच्चों का हम देखते हैं, बाहर बच्चे पढ़ने जाते हैं तो सुनने में आता है बच्चों ने अपने आप को खत्म कर लिया। तो ऐसी स्थिति न आए। ये क्या किया मैंने, क्या ये सर दर्द ले लिया मैंने, क्या ये सर दर्द ले लिया मैंने। सोचती हूँ ये क्या किया मैंने, क्यों ये सर दर्द ले लिया मैंने, क्यों ये सर दर्द ले लिया मैंने। सोचती हूँ कौन है ये, कहाँ से आई है, ये तो अपनी नहीं पराई है। ऐसी चंचल शरीर और झूठी, फिर भी दिल को ये ऐसी भाई है। हाथ हाथों में ले लिया मैंने, दिल नादां ये क्या किया मैंने। सोचता हूँ रात दिन इश्क का जो रोना
भटक रहा है यहाँ। इसने एक दिन मुझे डुबोना था, दिले नादा ये क्या किया मैंने। जो किया ठीक ही किया मैंने, दिल का रोशन किया दिया मैंने। सोचता हूँ ये क्या किया मैंने, क्या ये सर दर्द ले। कई बार ऐसा ही होता है कि अरे आती हुई चीज भूल गए, और बच्चे छात्र बाद में कहते हैं कि अरे हमने ये क्या गलती कर दी, और पछताते हैं। उन्हें पछताया नहीं चुकता, लेकिन क्या करें, टेंशन में आ जाते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि जब हमारी बोर्ड की परीक्षा थी तो गार्जियन चिंतित होते थे, तो बड़ी कोफ्त होती थी कि इन्हें क्या चिंता है, लिखना तो मुझे है, पढ़ना तो मुझे है। पर जब मैं खुद माँ बनी और जब बच्चे की परीक्षा होती है तो बेहद चिंतित हो जाती हूँ। यूं कहिए कि मेरी तो नींद ही गायब हो जाती है जब तक पूरे पेपर नहीं हो जाते। ये न कह दे कि परीक्षा अच्छा गया, तब थोड़ा सा सुकून मिलता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जब आप खुद माँ बनते हैं तब आपको समझ आता है कि ये कितना जरूरी है कि बच्चे का पेपर अच्छे से चला गया, वरना तो वो गीत आपने सुना है ना, क्यों ये सर दर्द ले लिया आपने। बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि भाई परीक्षा वस्तुतः परीक्षार्थी के आयु विशेष के आधार पर आकलन और सिरदर्द दोनों ही है। परीक्षा के आकलन के क्रम में जीवन के अनुभव प्राप्त हुआ करते हैं, और केवल परीक्षा को पास या टॉप करने के दृष्टिकोण से लिया जाए तो वो अवस्था विशेष कर परीक्षार्थी से लेकर अभिभावकों तक सिरदर्दी हुआ करता है। इसलिए परीक्षा को सहजता से ही लेना चाहिए, किंतु शिशु और बालक जैसे लोग जब स्वयं ही सहज नहीं रह पाते तो फिर परीक्षा को भला कैसे सहजता से ले पाएंगे। दरअसल परीक्षा एक प्रक्रिया है स्वयं के आकलन की, फिर चाहे उस परीक्षा का परीक्षक कोई अन्य हो या स्वयं आपका विवेक। बिल्कुल। तो परीक्षा को परीक्षा ही रहने दें, उसे सिरदर्द ना बनाएं। कुल मिलाकर यही निचोड़ है इस विषय का। और जब सिरदर्द बनने लगे परीक्षा, तो थोड़ा सा सजग हो जाएं। कई बार क्या होता है कि परीक्षा का इतना ज्यादा प्रेशर होता है, प्रतियोगिता का इतना ज्यादा प्रेशर छात्रों पर होता है कि वो आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं। तो ये ना आने पाए, इसका माता पिता को, रिश्तेदारों को ख्याल रखना चाहिए कि किसी ने सिर्फ परीक्षा ये नहीं कि 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की परीक्षा है, जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए तो रिश्तेदार पूछ के तंग कर देते हैं, क्या हुआ आपके बच्चे का, रिजल्ट आया कि नहीं, इंजीनियरिंग में हुआ कि नहीं हुआ, वो मेडिकल में गया कि नहीं गया, क्या सिलेक्शन नहीं हुआ, हम उसी दबाव में आ जाते हैं। तो बस देखिए एक श्रोता बहुत अच्छा लिख रहे हैं ममता जी कि परीक्षा का समय है जब विद्यार्थी अपनी मेहनत का फल प्राप्त करना चाहते हैं। परीक्षा का दौर छात्रों के लिए ऐसा समय होता है जब उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति दोनों पर दबाव होता है। बच्चों के मन में सवाल घर करता है कि क्या मैं ये सब याद कर पाऊंगा, या अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। इस पर विशेषज्ञों का ये कहना है कि तनाव में रहकर नहीं, प्लानिंग से तैयारी करें और परीक्षा के पैटर्न को समझकर पढ़ाई में करें बदलाव। कम से कम 6 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही चाहिए बच्चों को, और उनके खान पान पर माता पिता को ध्यान भी देना चाहिए। बहुत मुश्किल है ये विषय और बहुत विस्तृत है ये विषय। इस पर विचार करना, बात करना भी अब समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, क्योंकि प्रतियोगिता तो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आपको 99% नंबर भी कम होते हैं। अब जो 98% वाले छात्र हैं वो भी इस श्रेणी में आते हैं कि वो योग्य नहीं है, सफलता उन्हें नहीं मिलेगी। तो बहुत मुश्किल समय है, इसमें सभी विचारकों को, चिंतकों को विचार करना चाहिए। हमारी एक श्रोता ने लता मंगेशकर पर एक बात लिखी है, जरा वो हम श्रोताओं तक पहुंचा दें। लिखा है कि पंडित शिव कुमार शुक्ल जो कि लता जी के गुरु भाई हैं, वे कहते हैं कि जैसे सूरज का कोई परिचय नहीं हो सकता, वैसे ही लता जी का परिचय देना कठिन है। और फिल्मकार गुलजार जी लिखते हैं, लता जी को छूना मुश्किल है, वे हर सुबह हर घर में गूंजती हैं। ये इस सदी की सबसे बड़ी बात है जो इस सदी ने देखी और सुनी, वो है लता जी। और अब आप कुछ भूल रही हैं? मैं नहीं भूल रही हूँ, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आप अभी थोड़ी देर पहले मेरी परीक्षा ले रही थी ना, अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप वो लेकर आई? क्या लेकर आई? अरे वही जो लेकर आने वाली थी। अरे
कौन सी चीज लेकर आने वाली थी? अब हमारे सखियों से को पता चलेगा कि ममता जी कितनी भुलक्कड़। आपने कल क्या कहा था कि मैं आपके लिए लड्डू लेकर आऊंगी? अरे तो मतलब आपने बदला लिया। मैंने आपसे आपकी परीक्षा ली और आपने तुरंत मेरी परीक्षा ले ली और मुझे भुलक्कड़ भी साबित कर दिया। तो चलिए अब आपसे हमारी बातचीत बंद, लेकिन अगर बातचीत बंद कर देंगे तो फिर कार्यक्रम कैसे होगा? हाँ, लड्डू की बात तो हुई थी। आप भूल गई ना? भूल गई। तो देखा, पहला किस्सा यानी कार्यक्रम में जो हमने सेगमेंट लिया है ना किस्से भुलक्कड़ी में, उसमें आज पहला किस्सा आप ही का है कि ममता जी का ये किस्सा भुलक्कड़ी का। तो भाई चलिए, भूल गए तो कोई बात नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत। हाँ। तो एक लड्डू की बजाय 2 लड्डू, 2 लड्डू की बजाय 4 लड्डू, ये सखी सहेली के बाद। अरे वाह, क्या तो बात है। भुलक्कड़ मैंने लोग सोचा कहीं ख्याली पुलाव तो नहीं पका रहे हम। बिल्कुल नहीं। देखिए मंदाकिनी जी, हाँ। दरअसल भूलना तो हम सबकी फितरत है। और आजकल जहां तकनीक हावी हो गया है, सोशल मीडिया हावी हो गया है, वहां लोग इतना ज्यादा भूलते हैं कि लोग अपना मोबाइल भूल जाते हैं, कलम भूल जाते हैं, लिखना भूल जाते हैं, जरूरी काम, बैंक के बहुत सारे काम, कागज पत्तर भूल जाते हैं। और जैसे कि आपने कहा, ये खाने पीने की बात तो भूल ही जाते हैं। बच्चों के टिफिन में क्या रखना था वो भूल जाते हैं, खाना क्या बनना था। तो हमारे श्रोता भी बहुत कुछ भूल जाते हैं। हमने तो ये भी देखा कि चश्मा लोग भूल के, चश्मा लगा हुआ है और भूलते हैं कि कहाँ होते घड़ी लगी हुई है, लोग ढूंढते हैं कि घड़ी कहाँ है। ये तो हमारे साथ भी कई बार होता है। तो भुलक्कड़ आप भी हुए? मैं भी हूँ। भाई देखिए, हर इंसान, अभी आपने तो कहा कि हमारी प्रवृत्ति में है भुलक्कड़ी, कहीं ना कहीं ज्यादा है, कहीं कहीं कम है। तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि भुलक्कड़ की आदत की कुछ नमूने। पहले स्टेज की स्थिति, चश्मा आंख पर होने के बाद उसे ढूंढना, और सामान लाने दुकान में जाने के बाद ये सोचना कि क्या लाना है। तो घूमने के बाद जब घर लौटते समय अपने मकान को पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। तो दूसरी स्टेज की स्थिति यह है कि खुद को भूल जाना, अपनी पहचान भूलना, अपने परिवार के नाम भूल जाना। और तीसरी और फाइनल स्टेज ये है कि दुनिया को भूल जाना, दूसरों की तरह अनजान बन के देखना, मैं कौन हूँ ये भी भूल जाना। ये तो बहुत गंभीर भूलना, बिल्कुल ठीक नहीं है भूलना, क्योंकि भुला देने से बहुत कुछ गड़बड़ भी हो जाता है, क्योंकि जमाना ऐसा है कि भूलना ठीक नहीं होता है। देखिए, जमाना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना, भूला नहीं देना जी, भूला नहीं देना, जमाना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना। जमाना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना, भूला नहीं देना जी, भूला नहीं देना, जमाना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना। आँखों में सपने झूम रहे हैं, आँखों में सपने झूम रहे हैं, गीत लबों को चूम रहे हैं, गीतों को आहें बना नहीं देना, जमाना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना। भाई भूल नहीं जाना। अब आप मुझे ये मत कहिएगा कि लड्डू मत भूल जाना, याद रहेगा बाकायदा। हाँ। और हमारे श्रोता ने भी लगातार भूलने की बात कही है। एक श्रोता ने लिखा है कि बढ़ती उम्र में धीरे धीरे याददाश्त कमजोर होने लगती है। एक बार मैं अपने पति के मामा के यहाँ कुछ दिनों के लिए गई थी, उनके साथ बाजार गई। वो मुझे साथ इसलिए ले गई थी क्योंकि उनको भूलने की बीमारी शुरू हो गई थी। सामान खरीदना, पैसे देने लेने में मेरी मदद हो जाती। एक बार उनको मामा ने 15,000 रुपए दिए थे रखने के लिए, उन्होंने वो रुपए पता नहीं कहाँ रख दिया। ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई, कहीं नहीं मिला।
किया। फिर एक दिन किचन में काम करते करते फ्रिज के अंदर से कुछ निकालना था, वहीं पर एक लिफाफा रखा था, उसी में से 15,000 रुपए मिले। भूलने वालों के साथ कोई न कोई ऐसे व्यक्ति को रहना चाहिए। दरअसल ये एक बीमारी की भी बात है। कई बार वो जो एक अल्जाइमर्स नाम की भी एक बीमारी होती है जहां पर सब कुछ भूल जाता है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल भी हंसी मजाक की बात नहीं कर सकते। ये तो एक गंभीर बात है, लेकिन अमूमन छोटे किस्से हैं, हम रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ न कुछ भूल जाते हैं, भाग-दौड़ की जिंदगी और हमें ये भी कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ चुनिंदा बातें लोग भूलते हैं। जैसे हमने बहुत सारे अपने घरों में देख लें, अपने भाई को, पति को या घर के और सदस्य को देखते हैं तो बड़ी चुनिंदा चीजें भूलते हैं, घरेलू चीजें भूल जाते हैं, अपने काम की चीजें याद रखते हैं। ये हर घर में हमने देखा ये भी होता कि है। पड़ोसियों के यहाँ हमने देखा कि बताते हैं कि फला चीज लाना भूल गए और अपनी बाकी चीजें याद रखते हैं। इस पर बहस भी हो जाती है घर में। अपनी चीज तो भूलते नहीं और हमारी चीजें भूल जाती हैं। तो एक श्रोता लिखते हैं कि हम कभी ना कभी कई बार चीजें भूल जाते हैं, कभी नाम, पैसा, कभी कोई सामान, पर कुछ लोगों में ज्यादा होता है तो समझिए कि एक टाइप की बीमारी हो जाती है। पर जिन्हें नहीं है, नॉर्मली बात कर रहे हैं कि ऐसी हमारी एक परिचिता, उनके घर बेटी की शादी की तैयारी थी, बाराती जाने वाले थे कि लड़की का सुहाग पिटारा तैयार करके रख दिया गया था और उसके घर के लोग हिदायत दे रहे थे कि सुहाग पिटारा रख देना, भूल मत जाना। जब बाराती विदा होने लगे तो फिर किसी ने याद किया, सब सामान अच्छे से रख दिया ना। परिचित का ठसक और अभिमान भरा शब्द था कि आज कोई पहली बार थोड़ी कर रही हूँ जो कि मैं भूल जाऊंगी। रात को 9:30 पर फोन आता है कि सुहाग पिटारा कहाँ रखा हुआ है। उधर से कहा गया कि ठीक से देखो कहीं गाड़ी में ही होगा या कोई उधर से गायब तो नहीं कर दिया। तो वहां जाकर देखा तो वो नहीं मिला और जब सुबह घर पर झाड़ू लगाते समय पता चला कि लाल कपड़े में लिपटा एक टोकरी में सुहाग पिटारा वहीं रखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमारी परिचिता का जो चेहरा है वो देखने लायक था। तो इस तरह से ये अक्सर ये तो तनाव में भूल जाते हैं और हड़बड़ी में खुशी बिल्कुल कि हमें बहुत सारे काम एक साथ निपटाने हैं और उसमें फिर रह जाती, जैसे कि चलते जल्दीबाजी में हम मोबाइल भूल जाते हैं और फिर लौट कर लेते हैं, चाबी भूल जाते हैं कि कहाँ रख दी है, मिल नहीं रही है अलमारी की चाबी। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं टेलीकॉम विभाग में जब मानव संचालित एक्सचेंज हुआ करते थे उस समय था। सेवा काल के दौरान हमारे गांव के सभी उपभोक्ताओं के टेलीफोन नंबर मुझे याद हुआ करते थे। सेवा निवृत्ति होने के बाद अब उम्र बढ़ते काफी बातें भूल जाने लगा हूं, लेकिन फिर भी एक बात तो है, बचपन से लेकर आज तक विविध भारती सुनना कभी नहीं भूलता। क्या बात है, कितनी अच्छी बात है। और एक श्रोता लिखते हैं कि भुलक्कड़ी के किस्से तो हम क्या बताएं। मैं 3 साल पहले फॉलिस का शिकार बन गया। ब्रेन का बायां हिस्सा स्ट्रोक के कारण डैमेज हुआ, जिसकी काफी दवा के बाद स्थिति सामान्य हो पाई है। लेकिन मैं कुछ भी बोलने को सोचता हूँ या लिखने को सोचता हूँ तो 5 मिनट भी नहीं टिकता, भूल जाता हूँ। अब सबकी सिंपैथी हमसे बनी रहती है। तो जो पूर्व के बातचीत लेखन से प्रभावित रहे हैं वो हम अपने उन मित्रों के आभारी हैं जो हमारी अवस्था से अवगत हैं और हास्य विनोद से हमारा मनोरंजन करते रहते हैं। और इसलिए भुलक्कड़पन पर ज्यादा मैं कोई कहानी तो नहीं सुना सकता, पर हाँ आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जी बिल्कुल, आप ये कोई हंसी मजाक का विषय नहीं है, लेकिन हम एक रूटीन लाइफ में जो हल्की फुल्की जिंदगी में हम चीजें भूल जाते हैं उसका जिक्र कर रहे हैं, इसलिए वो हास्य विनोद के रूप में हम यहाँ पर इस कार्यक्रम को दे रहे हैं। और जब ये बीमारी का रूप ले लेता है तब वो चीजें बिल्कुल भी हास्य के रूप में नहीं कही जा सकती हैं। उसका इलाज होना जरूरी होता है। बिल्कुल। और अब परीक्षा के संदर्भ में हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि परीक्षा पहले भी आती थी, आज भी आ रही है। फर्क कितना है कि पहले के जमाने में, मतलब हमारे जमाने में माता पिता को कोई चिंता होती थी न पढ़ने वाले को, लेकिन आज सब उल्टा हो गया है, सभी चिंतित रहते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक दिन इश्क का जो रोना था लीजिए हो गया जो होना था, ये जो काफिर धड़क रहा है यहाँ, इसने एक दिन मुझे डुबोना था। दिल नादान ये क्या किया मैंने, जो किया ठीक ही किया, मैंने दिल का रोशन किया। गाने के बोल इन्होंने लिखे हैं। अच्छा। मतलब कि जो परीक्षा की बातें हमने की थी, सिरदर्द की जो बात कर रही थी कि और सिरदर्द ले लिया है और अभी सुन लिया जाए। हाँ वही हम कहने जा रहे थे कि कहीं फिर हम कहीं कुछ भूल तो नहीं रहे। ना गाना नहीं भूल सकते। धड़कन भी लाती तो होगी।
भाई याद करना और भूलना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अब याद कीजिए और भूलिए मत कि घड़ी की ओर देखिए। और समय ये हमसे कह रहा है कि हम अपने सखियों और सखाओं से ले लें इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।